हेलो फ्रेंड, आप सभी स्टूडेंट को मेरा प्रणाम। आज से हम मैथ की क्लास शुरू कर रहे हैं और एच.डी. यादव मैथ से करेंगे। एकदम जीरो लेवल से एक एक चैप्टर को बेसिक से समझेंगे, एक एक चैप्टर को और एक एक क्वेश्चन को। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो छूटेगा। और अगर आप एसएससी जीडी, यूपीएसआई, आरआरसी ग्रुप डी, डीआरडीओ एमटीएस, बिहार एसआई, यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्जाम, यूपी एएसआई, यूपी पुलिस, बिहार स्टेट के एग्ज़ाम या यूपी टेट अदर एग्ज़ाम या अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, देखिए, अब पहली बात तो आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, और मेरा जो कोशिश है, मेरी कोशिश और मेरा प्रयास ये रहेगा कि आप में और आपके अंदर समझ को विकसित करना। ठीक है, मेरा पूरा कोशिश और मेरा प्रयास रहेगा कि आपके अंदर मैथ के लिए पूरी समझ विकसित करना। ठीक है, और हाँ, एक बात कि मेरी ये जो कोशिश रहेगी ना, ये 3 महीने के अंदर या 2.5-3 महीने के अंदर में पूरे मैथ को कंप्लीट करा दिया जाएगा। पूरे मैथ में जो भी 25-30 चैप्टर हैं, ये 2 या 3 महीने में कंप्लीट करा दिया जाएगा। क्योंकि आपको डेली 2 से 3 वीडियो मिलेगा, मैथ के 2 से 3 वीडियो मिलेगा, जो कि एक चैप्टर को 3 या 4 दिन में हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और वो भी बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन को एकदम जीरो लेवल से बारीकी से पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले देखिए, तो इसमें क्या है कि प्राकृतिक संख्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं और भी संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले हम उनके बेसिक को समझेंगे, जानेंगे। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन एसएससी जीडी में और यूपीएसआई में और भी अन्य एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि शून्य कैसी संख्या है, एक परमेय संख्या है कि अपरमेय है, जीरो परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है। तो इन सब चीज़ों को आज जानेंगे। उसके बाद कल से मैथ की क्लास, मतलब आज से ही शुरू हो गई है, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन कल से शुरू होंगी। तो पहला क्या है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। देखिए, नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं जिनका गणना हम जिनका प्रयोग हम गणना के लिए करते हैं, वे प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6, मतलब कि अनंत तक, यानी कि 1 से अनंत तक, यानी कि इनफाइनाइट तक, अनंत तक गणना करते हैं, वो संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए, शून्य, शून्य क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि हम शून्य की गणना नहीं करते हैं। कभी भी आप शून्य की गणना करते हैं? गणना नहीं करते हैं शून्य की, इसलिए शून्य क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब देखिए, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। देखिए, पूर्ण संख्याएं जब सभी प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी शामिल ले लिया जाता है तो वे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जब सभी प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी ले लिया जाता है तो वे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए आगे देखते हैं इनके उदाहरण। अब जैसे 0 1 2 3 4 5 क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, अब जीरो की गणना कह रहा है शून्य के साथ। ठीक है, तो देखिए, तो शून्य पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है शून्य कैसा संख्या है, या ऐसे मतलब दे देगा, अंक दे देगा, फिर 4 ऑप्शन दे देंगे कि शून्य पूर्ण संख्या है कि नहीं है, क्यों, ये मतलब पूछ लेता है, उसके 4 ऑप्शन दे देता है कि क्यों नहीं है, मतलब कोई भी ऑप्शन दे देगा। एक क्वेश्चन तो ऐसे भी बना के दे देता संख्या पद्धति में, क्योंकि ये एसएससी जीडी और यूपीएसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए फिर दूसरा क्या पॉइंट है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, मतलब कि 1 से लेके अनंत तक जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब देखिए, 0 तो पूर्ण संख्या है ही है, अब 1 के साथ 0 लग गया तो ये भी पूर्ण संख्या है, और 2 भी के साथ 0 लग गया तो ये भी पूर्ण संख्या है। मतलब कि शून्य के साथ सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब देखिए पूर्णांक, पूर्णांक की बात करते हैं। जब पूर्ण संख्याओं के साथ प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मानों को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो वे संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, यानी कि इधर से इनफाइनाइट तक और इधर से भी इनफाइनाइट तक और इधर से भी इनफाइनाइट तक, मतलब कि अनंत तक। जब
पूर्ण संख्याओं के साथ प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मानों को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो वे संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। अब देखिए इनके उदाहरण यही हैं, इधर से लेके अनंत तक और इधर से भी लेके इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक। ठीक है फ्रेंड, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, धनात्मक पूर्णांक। देखिए शून्य से बड़े सभी पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। शून्य से बड़े मतलब कि अगर शून्य से इधर को बड़े बड़े जो हैं 1 2 3 4 ये अनंत तक क्या होंगे, धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। ऋणात्मक पूर्णांक शून्य से छोटे सभी पूर्णांक, शून्य से छोटे सभी पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। शून्य से छोटे -1 -2 -3 -4 ये सब क्या हैं, अनंत तक ये क्या होंगे, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नोट कीजिएगा इसको कि शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है, क्योंकि इसे भी आप नोट कीजिएगा क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, बताए हैं ना अभी एसएससी जीडी में और ये यूपीएसआई में और यूपी पुलिस में ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल जाता है कि शून्य धन पूर्णांक है या ऋण पूर्णांक है या कैसा है, ये ऑप्शन बना के एग्जामिनर पूछ लेता है। तो फ्रेंड क्वेश्चन कैसे पूछता है, पूछ लेता है कि शून्य जो है शून्य देखिए मतलब प्रश्न देगा कि चारों विकल्प में कौन सा सही है। तो देखिए शून्य धन पूर्णांक है पूछ लेगा, एक ऑप्शन में रहेगा शून्य ऋण पूर्णांक है, एक ऑप्शन में रहेगा कि शून्य पूर्णांक है और एक ऑप्शन में रहेगा शून्य प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पे देखिए शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है और ना ही क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या है। शून्य ना ही प्राकृतिक संख्या है, ना ही ऋण पूर्णांक है और ना ही धन पूर्णांक है। शून्य क्या है, शून्य एक पूर्ण संख्या है। तो ऑप्शन आपका शून्य एक पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, यौगिक संख्या। देखिए यौगिक संख्या वे संख्याएं जो एक से बड़ी हों और भाज्य हों वे संख्या यौगिक संख्या कहलाती हैं। जैसे 4 6 8 10 12 14 ये सब क्या है, यौगिक संख्याएं, क्योंकि एक से बड़ी हो और भाज्य हों। ठीक है, अब देखिए 4 6 4 जो है भाज्य है, 6 भी भाज्य है। अच्छा भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जो एक से और स्वयं से और अन्य किसी संख्या से, ठीक है, अन्य किसी संख्या से कटे, अन्य किसी संख्या से कट जाए, विभाजित हो जाए तो वे संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। और अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो एक से व स्वयं से कटें वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए नोट में इसको इसे भी ध्यान में रखिएगा, इन दोनों फैक्ट को। क्या कह रहा है कि एक जो है ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, एक जो है एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। यहाँ पे फ्रेंड ये मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे भाज्य होगा। ठीक, यहाँ पे भाज्य होगा। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, दो केवल एक ऐसी संख्या है जो सम एवं अभाज्य है। ठीक है, केवल दो एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सह अभाज्य संख्या। देखिए सह अभाज्य संख्या दो प्राकृतिक संख्या जिनका मासा एक हो, जिनकी मासा एक हो ऐसी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 3 4 5 7 8, देखिए 7 9 इनकी कभी भी आप निकालेंगे ना, इनका मासा एक ही होगा, इनकी मासा एक ही होगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे नोट में देखिएगा ये चारों फैक्ट जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, देखिए चारों फैक्ट क्या है कि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, ये तो पहले बता चुका हूँ। और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो 4 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और पहली जो विषम भाज्य संख्या है वो आपकी 9 है। ठीक है, पहली विषम भाज्य संख्या जो है वो आपकी 9। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखिए यहाँ देखते हैं परमेय संख्या। ठीक है, परमेय संख्या जो P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे 5 हो गया, 7 8 या 3/7, 7/9, 12/5 और 22/7, ये जो है ये आपके पाई का मान है। ठीक है, ये आपके पाई का मान है। अभी पाई, लेकिन पाई जो है एक अपरमेय संख्या है। पाई क्या है,
एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई, ये आपकी पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो मान है 22/7 ये आपकी परिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए पाई को हम पाई बटे 1 नहीं लिख सकते, ठीक है, लेकिन इसका मान जो है 22/7 है, p/q के रूप में हो गया है, इसलिए ये परिमेय संख्या है, ठीक है, 22/7, ठीक है फ्रेंड। नोट में क्या है, किंतु q शून्य ना हो, यानी कि q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि किंतु q जो है शून्य ना हो, मतलब q का मान जो है ये जो p/q है, ये p/q है, ये q जो होगा, ये q जो शून्य के बराबर ना हो, ठीक है, ये q शून्य के बराबर ना हो। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वे अपरिमेय संख्या कहलाती हैं जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब जैसे पाई हो गया, ठीक है, आपका पाई हो गया, √2, √3, ये माइनस में √2, माइनस में √5, माइनस में √7, ऐसे ही जो मतलब जितने भी होंगे। तो क्या है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई के नीचे एक नहीं लिख सकते हैं, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए एक क्या है, ठीक, 1 और 0 ये क्या है, ये दोनों परिमेय संख्या हैं। क्या है, परिमेय संख्या हैं। यहाँ पे आपको बता देते हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 और 0 ये क्या है, दोनों अगर कोई पूछ ले या प्रश्न भी आ जाए तो ये क्या है, ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि देखिए एक के नीचे इसे तो p/q के रूप में तो लिख ही जा सकता है, ठीक है, और शून्य की बात करें तो इसे भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए 1 से भाग करेंगे तो आएगा तो मान 0 ही आएगा, लेकिन लिखा तो जा सकता है कि p/q के रूप में। क्यों, क्योंकि कहा है यहाँ पे नोट में क्या लिखा है कि q, नोट में है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q का मान 0 ना हो, बाकी ऊपर चाहे 0 हो चाहे जो हो, लेकिन नीचे का जो मान हो q का मान वो 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 के नीचे जब 1 लिखेंगे तो q जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, q यहाँ पे जो होगा, ठीक है, 1 जो है 0 से बड़ा होगा, इसलिए जो है 0 एक परिमेय संख्या है और 1 भी आपका परिमेय संख्या है, ठीक है फ्रेंड। अब आगे चलते हैं। भाज्यता के नियम, भाज्यता के नियम, ये मैथ के जो आप संख्या पद्धति जब पढ़ेंगे तो ये भाज्यता के नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आप लोगों के लिए, तो इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से इसे याद भी रखिएगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए देखते हैं 2 का नियम क्या है, 2 से भाज्यता के नियम क्या है, इकाई के स्थान पर शून्य हो। देखिए कोई भी संख्या हो, इकाई के स्थान पर शून्य हो या सम हो, शून्य मिल जाए या कोई भी सम संख्या मिल जाए, ठीक है, 2, 4, 6, 10, 12 कोई भी सम संख्या मिल जाए तो वो संख्या जो है वो पूरी संख्या आपकी 2 से कटेगी, ठीक है फ्रेंड, 2 से कटेगी। अच्छा 3 से भाज्यता के नियम क्या है, 3 से भाज्यता के नियम है कि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, कोई दी गई संख्या है तो उन सभी अंकों का योग अगर 3 से कट जाए तो आपकी वो संख्या पूरी 3 से विभाजित होगी। भाज्यता के चार से भाज्यता का नियम क्या है, 4 से देखिए इकाई व दहाई के अंकों द्वारा बनी संख्या अगर 4 से कट जाए, मतलब इकाई व दहाई के अंकों द्वारा बनी संख्या 4 से कट जाए तो वह पूरी संख्या 4 से भाज्य। इकाई दहाई मतलब कि जैसे कि कोई भी लिखा हुआ है तो ये दोनों जो इकाई और दहाई जो हैं वो अगर कट जाएगी तो वो पूरी संख्या आपकी 4 से कट जाएगी। जैसे 124 हो गया तो ये दोनों अगर कट रहे हैं तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, ये नहीं कट रहा है दोनों तो ये 4 से नहीं कटेंगी, ठीक है। और 5 से भाज्यता का नियम क्या है कि इकाई के स्थान पर शून्य हो या 5 हो तो वह पूरी संख्या क्या होगी आपकी 5 से कट जाएगी। 6 से भाज्यता के नियम क्या है कि यदि दी गई संख्या 2 व 3 से पूर्णतः कटे तो वह संख्या भी पूरा संख्या जो है वो 6 से आपकी भाज्य हो जाएगी, ठीक है। 8 से भाज्यता का नियम क्या है कि यदि अंतिम 3 अंकों द्वारा बनी संख्या, अंतिम 3 अंकों द्वारा बनी संख्या, अंक जो पूरा संख्या होगी उसके अंतिम के 3 अंक अगर 8 से कटे
तो वह पूरी संख्या 8 से आपकी विभाजित होगी। ठीक है, देखिए अभी 7 और 11 को बाद में लेंगे, पहले लेते हैं 9 को। ठीक है, 9 से भाज्यता का नियम क्या है? यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से कटे तो वह पूरी संख्या जो होगी 9 से कटेगी। यदि दी गई अंकों का योग, जो पूरी संख्या होगी उनका योग करेंगे, अगर वो 9 से कट जाए तो वह पूरी संख्या क्या होगी आपकी? 9 से भाज्य होगी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है 7 और 11 का। तो 7 और 11 को देखिए, 7 और 11 को बहुत ही, तो 7 का नियम क्या है? देखिए भाज्यता के 7 का नियम है कि यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से कटे तो वह दी गई पूरी संख्या 7 से कटेगी। जैसे 882, देखिए 882 है। अब कह रहा है यदि इकाई अंक छोड़कर, देखिए इकाई अंक छोड़ने को कह रहा था, यानी कि 2 को छोड़ देते हैं। शेष बची संख्या, बची कितनी संख्या आपकी? 88 बची। ठीक है, अब संख्या बची 88। अब इकाई अंक का दुगना, ये इकाई 2 जो इकाई है ना, इसकी अंक का दुगना 4 हो जाएगा। ठीक है, दुगना घटा देने के बाद, यानी कि घटा देने के बाद बची संख्या जो है, बची संख्या कितनी? 84। अगर 7 से कट जाए, 7 से कट जाए तो वह पूरी संख्या जो होगी आपकी 7 से कटेगी। 7 से कटेगा, 7 के 7 और 1 बचा, 14 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 12 सत्ते 84। तो यह संख्या आपकी पूरी 7 से कटेगी। अब जैसे दूसरा क्या है? 1652। अब देखिए कह रहा है कि इकाई अंक को छोड़कर, ठीक है, इकाई अंक यानी कि 2 को हम छोड़ देंगे, 2 को छोड़ देंगे, कितना बचा फिर? 165। ठीक है, 165। अब इकाई अंक कितना था? 2 था। ठीक है, 2 था। अब कह रहा है कि इकाई अंक का दुगना घटा देने के बाद, यानी कि दुगना क्या है? 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा आपका? 161। अब इसे 7 से जब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, यहाँ पे बचेगा 2 और 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21, यानी कि ये भी संख्या आपकी क्या होगी? 1652 क्या होगी आपकी? 1652 भी आपकी 7 से विभाज्य होगी। ऐसे ये वाला भी होगा। ठीक है, ऐसे ये वाला भी होगा। अब इसे पहले देखिए 326, मतलब कि यदि इकाई अंक को छोड़कर, इकाई अंक 2 को छोड़ दिए, शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगना, इकाई अंक क्या है? 2 है, दुगना 4 हो जाएगा। घटा देने के बाद जो बचेगी संख्या, यानी कि कितनी बचेगी? 322। अब ये संख्या अगर आपकी 7 से कट जा रही है तो यह पूरी संख्या क्या होगी? 7 से विभाज्य होगी। यही है विभाज्यता 7 के नियम। अब आगे बढ़ते हैं 11। 11 से भाज्यता का नियम क्या है? कि कोई दी गई संख्या 11 से तभी कटेगी जब इकाई इधर से, मतलब कि इकाई से चलने पर, बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों के योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर आपका 0 हो, अथवा 11 हो। देखिए 0 या 11 या 22 आए तो वह संख्या पूरा आपकी क्या होगी? 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे यहाँ पे देखिए 58,245 है। ठीक है, 58,245। अब इसे हम पहले देखिए, पहले काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 4 है आपका, तो ये आपका सम स्थान है। इकाई चल रहे हैं तो 2, इसमें मिला आपको सिर्फ समस्थान 2 ही मिले, 2 और 4, तो ये 8 और 4, इसको योग क्या होगा इसका? 12। ठीक, अंतर करना है तो माइनस। अब यहाँ से विषम स्थानों के अंकों का योग कर लेंगे। विषम स्थानों के अंकों का क्या होगा? 5 है और यहाँ पे 2, 5 2 7 और 7 5, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो गया। अब ये बताइए 12 से 12 कट जाएगा 0, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर ये हो गया 0 हो। अब 0 हो गया यहाँ पे, तो आपकी ये पूरी संख्या क्या होगी? 11 से विभाजित होगी। ठीक है, अब यहाँ पे 0 ना होकर अगर 11 भी आ जाता तो वो संख्या 11 पूर्णतः विभाजित होती। अगर 22 भी आ जाता तो वह पूरी संख्या आपकी 11 से विभाजित होती। क्यों? क्योंकि वो संख्या 11 के गुणजों में होनी चाहिए। चाहे वो शून्य, अगर शून्य आ गया तो कट जाएगी पूरी 11 से, शून्य नहीं आया तो 11 आ गया तो 11 के गुणज में रहेगा तो फिर भी वो 11 से कट जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, अब कल से हम मैथ की क्लास स्टार्ट करेंगे, मतलब क्वेश्चन से। तो जो क्वेश्चन का लेवल होगा बहुत ही आराम से, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्ट से आप लोगों को समझाया जाएगा।